नमस्कार दोस्तों, एसएससी अड्डा 24/7 यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और 2 दिन में हमसे नहीं तो कहीं और से पढ़ लिए होंगे। लेकिन हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम अपने तरफ का जो कर्तव्य है वह निभा दें और आपको समझाएं कि भाई देखो ये चीज़ें ऐसे ऐसे इन 2 दिनों में घटी, जो करंट अफेयर के रूप में घटी। तो जाहिर सी बात है कि आज 4 अप्रैल हो गया, मतलब मैंने 2 अप्रैल की क्लास नहीं ले पाया हूँ, 3 अप्रैल की नहीं ले पाया हूँ, आज 4 अप्रैल को आपकी क्लास लेने के लिए आया हूँ। तो मतलब अगर ऑन एन एवरेज मैं एक दिन 14 से 15 क्वेश्चन पढ़ाता हूँ तो जाहिर सी बात है कि 40-45 क्वेश्चन होंगे। आप में से कुछ लोग होंगे जो मेरे भरोसे बैठे रहेंगे कि आशुतोष सर आएंगे तो कवर कर देंगे, कल शॉर्ट्स के माध्यम से पता चला। कुछ होंगे स्टूडेंट्स की ठीक है, ये नहीं कोई और सही, तू नहीं तो कोई और सही, चलेगा ये कदम, वहाँ से कवर किए होंगे। दोनों ही स्थिति अच्छी है, कोई भी स्थिति गलत नहीं है। ज्ञान जहाँ से मिले वहाँ से ले लेना चाहिए, ठीक है ना। तो आज के करंट की शुरुआत करते हैं और चूंकि नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस ज़्यादा हैं तो जाहिर सी बात है कि बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन तो नहीं रहेगा और मतलब कि क्वेश्चन आंसर इस तरीके का चीज़ें रहेंगी। तो अपना आप लोग वो करिएगा, जिनको आंसर पता होगा करिएगा, जिन्हें नहीं होगा वो कोई बात नहीं, वो आज जान जाएंगे आंसर क्या रहेगा। तो चलो शुरुआत करते हैं आज के सेशन की और देखते हैं कि आज हम लोग करंट अफेयर में, अच्छा आज के फ्रेश क्वेश्चन भी हैं, ये भी याद रखिएगा। जो आज के फ्रेश क्वेश्चन हैं वो भी आज के सेक्शन में शामिल हैं, इसीलिए मैंने लिखा 2, 3 और 4 अप्रैल के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चंस। बस वो मतलब अगर बाहर जाना तो वो रंजीत वाला काम जरा देख लेना। 2, 3 और 4 अप्रैल के करंट अफेयर आज हम लोग को यही पढ़ना है, ठीक है। अच्छा इसमें भी आपको एक चीज़ और बता दूं, मैंने मतलब थोड़ा यार तबीयत नहीं सही चल रही है, अब टू बी वेरी फ्रैंक तुम लोग के पास आने के लिए नहा धोकर आना पड़ा कि थोड़ी एनर्जी महसूस रहे। ये वाला करंट अफेयर जो है ये तो मैं अभी पढ़ा दूंगा अभी, और ये वाला जो करंट अफेयर है ये 9 AM पर रेलवे अड्डा 247 पे पढ़ा दूंगा। रेलवे अड्डा 24/7 आज, ताकि बीच में थोड़ा सा 15 मिनट का गैप मिल जाएगा। तो मैं इतना जल्दी मतलब वर्कलोड नहीं लेना चाह रहा, तो वो सही हो रहेगा, मतलब समझ गए ना। ये तो अभी हम लोग पढ़ेंगे और ये अभी 15-20 मिनट से 8:40 पे ये क्लास ख़त्म कर दी है, तो 9 बजे एक बार रेलवे अड्डा 247 पे लाइव आ जाना, तो मैं ये फ्रेश वाले पढ़ा दूंगा, ठीक है ना। तो चलो अब शुरुआत करते हैं। रवि कोटा को निम्न में से किस राज्य के सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? रवि कोटा जी असम के सचिव नियुक्त किए गए हैं और असम के नए स्टेट सेक्रेटरी राज्य सचिव नियुक्त किए गए हैं। असम मेघालय कैडर के 1993 बैच के ये IAS अधिकारी रहे हैं रवि कोटा जी। इससे पहले भी इन्होंने असम के कई विभागों में मुख्य सचिव के रूप में कार्यरत थे, अब पूरे राज्य के मुख्य सचिव बन गए हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अच्छा ये चीज़ें देख लिया करो, जो स्टेट स्टूडेंट होते हैं उनके लिए फ़ायदेमंद रहता है। निम्न में से किस दिन अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस ये भैया आपके 4 अप्रैल को मनाया जाता है। आज आप अंतर्राष्ट्रीय खनन दिवस, खदान जागरूकता दिवस इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं, ताकि आप मतलब इन चीज़ों से भी अवेयर रहें। अभी खदान और खनन से रिलेटेड उस दिन दिक्कत आ गई थी, जब आपको याद हो कि टनल में कुछ हमारे भारतीय मजदूर फंस गए थे, फिर उनके लिए महत्वपूर्ण अभियान चलाया गया था। तो जीवन रक्षा ही शांति का, जीवन की रक्षा शांति का निर्माण है, ये 2024 की 4 अप्रैल की अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस की थीम है, तो ये भी ध्यान रखेंगे। सबसे पहली बार की बात करें तो 2005 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने इस दिवस की घोषणा की थी, लेकिन इसकी शुरुआत हुई थी 4 अप्रैल 2006 को इसकी शुरुआत की गई थी। 4 मतलब 5 में घोषणा हुई थी और 6 से मनाया गया था।
और इन दो बातों में डिफरेंस जरूर याद रखा करो। कई स्टूडेंट, जैसे अगर मान लो बाय द वे मैं यहाँ से बोल के निकल जाता कि 2005 में घोषणा हुई थी, या यूं बोल देता 2006 में, तो कहते नहीं नहीं सर घोषणा इसमें, अनाउंसमेंट इसमें, तो ये दो अलग चीजें होती हैं, हमेशा ध्यान रखना। अगला, अब अगर हम लोग इसी अप्रैल का देखें तो अभी से दोहरा करके रखे रहो, क्योंकि अब तो आज 4 अप्रैल है ही। 9 अप्रैल को सीआरपीएफ शौर्य दिवस, 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथिक दिवस। होम्योपैथी कोविड के बाद से थोड़ा और ज़्यादा चर्चा में आ गया है, ठीक है ना, तो ये आप थोड़ा सा याद रखेंगे। निम्न में से किस कंपनी को नवीकरणीय ऊर्जा वित्त पोषण श्रेणी में स्कॉच ईएसजी पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? स्कॉच ईएसजी पुरस्कार 2024 में, ठीक है ना, तो ये सम्मानित किया गया है आरईसी लिमिटेड के द्वारा। आरईसी लिमिटेड जो भारत सरकार का ही उपक्रम है। जरा देखिएगा, विद्युत मंत्रालय के अधीन अभी आरईसी को पिछले वर्ष, अब तो 2024 चल रहा है, पिछले वर्ष ही महारत्न कंपनी का दर्जा दिया गया था। पहले आरईसी लिमिटेड महारत्न कंपनी नहीं हुआ करती थी, पिछले वर्ष हम लोगों ने इसको पढ़ा था कि महारत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है, और इस वर्ष हम लोग इससे रिलेटेड पढ़ रहे हैं कि इसे स्कॉच ईएसजी ऊर्जा के क्षेत्र में 2024 उस सम्मान से सम्मानित किया गया है। अगला पॉइंट देखेंगे, अगर हम लोग देखें कि इधर बीच क्या और बड़ा हुआ, तो टाइम्स ग्रुप द्वारा टाइम्स पावर आइकन अवार्ड विजय जैन को दिया गया है। 29वां देवी शंकर अवस्थी पुरस्कार निशांत जी को दिया गया है, और GEF गिव वैश्विक पर्यावरण पुरस्कार THDC इंडिया लिमिटेड को दिया गया है। और एबल पुरस्कार इंपॉर्टेंट सबसे ज्यादा रहेगा, जिसे आप मैथमेटिक्स का नोबेल कहते हैं, मिशेल टेला ग्रैंड को दिया गया है। बारबरा रस का हाल ही में निधन हो गया, वह किस क्षेत्र से संबंधित थे? बारबरा रस जी की अगर बात की जाए तो ये संबंधित थे सिनेमा के क्षेत्र से, मूवी के क्षेत्र से। इन्हें ऑस्कर गोल्डन ग्लोब अवार्ड के लिए भी, एक ऐसा क्वेश्चन इसमें ऑस्कर भी है, गोल्डन ग्लोब अवार्ड विजेता बारबर रस का निधन हुआ है। इनका चेहरा एक वो यूट्यूब पे तुम लोग नहीं, एक आती हैं जो शॉर्ट्स बनते हैं, उसमें एक बुढ़ी सी औरत आती है हॉलीवुड टाइप की, सिगरेट पीते हुए कहती नॉट बैड। वैसे मैच नहीं कर रहा है, कुछ मैच नहीं कर रहा है। एक तुम लोग याद रखो, जैसे नहीं आता है कि नहीं अभी रुको पिक्चर बाकी है, ऐसे वाले 2-4 शॉर्ट्स में डाल दिए जाते हैं ना, तो इसमें एक नहीं बुजुर्ग सी आती है काला ऐसे सिगरेट पीते, नॉट बैड, मैच नहीं कर रहा है। खैर, तो ये गोल्डन ग्लोब अवार्ड विजेता बारबरा रस हैं, जिनकी 97 वर्ष की आयु में निधन हो गया है, ठीक है ना, जिनका 97 वर्ष की आयु में निधन हुआ है। अमेरिका से मूल रूप से बिलोंग करती हैं, तो हॉलीवुड अभिनेत्री हुई, दैट इज सईद अहमद, पाकिस्तान के पूर्व कप्तान। और इसमें जो आपको याद है, ये हम लोग पढ़े थे, ये 2 तारीख का है, डेनियल कन्नमैन, ये इंपॉर्टेंट बनेगा, डेनियल कन्नमैन ये इंपॉर्टेंट बनेगा। अगला, अंधता निवारण सप्ताह का आयोजन तक किया जा रहा है। मैं खुद ही 2 दिन तक आंख में वो ड्रॉप डाल के दिन भर लेटा रहता था, और मतलब अब मैंने अपने होश संभालने में ये जो मेरा पिछला 48 घंटा गया है, 48 आवर, ये आवर में तुम लोग ट्रस्ट करो, मैं बेड के ऊपर करीब 42 आवर बिताया हूँ, सोए यहाँ पे मैं सिर्फ लेटा रहा, ये 42 आवर लेटा रहा, मतलब पानी के लिए भी नहीं उठता था। 1-2 दोस्तों को बुला लिया था, उन्हीं को पानी दे दो यार, बस दवा खाया, बाथरूम उथरूम गए, इधर उधर किए, बालकनी पे पेड़ों के बीच में टहले, फिर आके लेट जाते थे। और अपने अंधता को मिटाने के लिए आंख में ड्रॉप डाले रहते थे कि जलन होती थी। लेकिन आज का मेरा निर्णय था कि आज मैं जरूर ऑफिस जाऊंगा और पढ़ाऊंगा। रूम में लेटे लेटे भी बड़ा प्रॉब्लम लग रहा था यार। तो 1 से 7 अप्रैल अंधता निवारण सप्ताह का आयोजन किया गया। अब जैसा कि इसका नाम ही आपको बता रहा है कि अंधता निवारण सप्ताह मनाया गया है, तो इसका उपयोग क्या होगा कि आंखों की देखभाल और उसके महत्व से आम व्यक्ति को जागरूक करना। तो हम लोगों के लिए सिर्फ इतना ही इंपॉर्टेंट बनता है कि 1 से 7 अप्रैल अंधापन सप्ताह निवारण सप्ताह आयोजित किया गया कि आंखों का देखभाल करिए, दिन भर मोबाइल लेके ऐसे न करिए।
मैं तुम लोग को मतलब अब हम तो ये नहीं कह सकते कि सब लोग आईफोन वगैरह ले लो, ये तो कहना गड़बड़ होगा, लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि फ़ोन जो नज़दीक से देखते हो ना, 10 मिनट से ज़्यादा जो लोग अपने फ़ोन, जैसे सिगरेट के बारे में बताया जाता है कि एक सिगरेट पीने से लाइफ का 1 से 1.5 मिनट कम होता है, फिर वो जो लोग ज़िंदगी भर पीते हैं वो पूरा 2-3 साल अपने, जैसे उनको 75 साल तक शायद जीना था तो अपना 71 पे ही समेट लेते हैं। ठीक उसी तरीके से अपने मोबाइल में तुम्हारे एक सेटिंग होती है वीकली रिपोर्ट की, उसको सेटिंग में जाकर के देखिए, ऑन कर लीजिए अगर है तो। उससे आपको ये पता चलेगा कि आप एक सप्ताह में कितने देर मतलब ऑन एन एवरेज मोबाइल चलाते हैं, वो पूरा हफ्ते का एवरेज आ जाएगा। तो अपने आप को थोड़ा शायद आपको शेड्यूल्ड करने में मदद मिलेगा, क्योंकि आंख की अगर एक बार रोशनी और इसकी पानी सूखना शुरू हुआ आंख का ना, बहुत दिक्कत करेगा। अभी नहीं समझ में आ रहा होगा, लेकिन वो 2 ही 4-5 साल की बात है, उसके बाद लगेगा, डॉक्टर के यहाँ जाना शुरू कर दोगे, ठीक है ना। तो इसलिए प्लीज़ आंख को बचाओ। और ये कुछ अन्य सप्ताह, 11 से 17 जनवरी राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह है। 1 से 7 फरवरी विश्व अंतर धार्मिक सद्भाव सप्ताह मनाया गया है। 6 से 9 फरवरी भारत ऊर्जा सप्ताह का दूसरा संस्करण, और 26 से 1 मार्च वित्तीय साक्षरता सप्ताह मनाया गया है। इसमें ये वाला याद रखना, ठीक है ना, ये 2, 6 से 9 फरवरी, और ये उम्मीद नहीं है कि ऊपर दोनों का पूछता है, लेकिन वैसे यार ये भी पूछा है एक बार, मैंने ये रेलवे के पेपर में देखा है, राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह। निम्न में से किसे हाल ही में एसोचैम के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है, बताइएगा। एसोचैम के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है, एसोचैम के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है मेरे भाई संजय नायर जी को। निम्न में से किसे हाल ही में एसोचैम का अध्यक्ष, ये हैं संजय नायर जी, जो भारत के उद्योग निकाय एसोचैम के नए अध्यक्ष 2024-25 के लिए चुने गए हैं। और स्पाइस जेट के चेयरमैन और एमडी अजय सिंह की जगह ली है, इस पद के लिए इन्होंने अजय सिंह की जगह लिया है। तो अब है एसोचैम के हेड कौन है, तो संजय नायर जी, वो एक पॉइंट ध्यान रखना है हम लोग का। तो एसोचैम का हेडक्वार्टर जो है वो नई दिल्ली में पड़ता है। 1920 ईस्वी में भारतीय उद्योग के लिए मूल्य सृजन हेतु इसकी स्थापना की गई थी। IWF विश्व कप का आयोजन कहाँ किया जा रहा है, जिसमें विद्या रानी देवी ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है, बताओ। विद्या रानी देवी जी ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। तो विद्या रानी जी फुकेट, बॉलीवुड अभिनेता अभिनेत्रियों से पूछोगे वो झट से फुकेट पहुंचना चाहते हैं, बहुत ही मतलब अच्छा पर्यटक स्थल माना जाता है। तो फुकेट में विद्या रानी ने थाईलैंड के फुकेट, ठीक है ना, फुकेट में आयोजित IWF विश्व कप 2024 में कांस्य पदक जीता। आप देख के ही आपको समझ में आ रहा होगा, भारोत्तोलन वेट लिफ्टिंग से विद्या रानी देवी जी का संबंध है। और विद्या रानी देवी और मीराबाई चानू, ये 2 ही ऐसी थी जिन्होंने इस प्रतियोगिता में भाग लिया है। और मतलब कि ये सारी चीजें हैं, ठीक है ना। तो इसको पदक के बाद भी और चूंकि इनका क्या कहा जा रहा है, मीराबाई चानू, हालांकि इसमें IWF विश्व कप कोई पदक नहीं जीतने के बाद भी मीराबाई चानू क्वालिफाई कर गई हैं, क्योंकि इनका प्रीवियस रिकॉर्ड, जितने अंक क्वालिफाई करने के लिए चाहिए थे वो पहले से इनके पास मौजूद थे। तो इसलिए विद्या रानी देवी जी का तो खैर ठीक है, उन्होंने जीता, लेकिन ये बात याद रखना मीराबाई चानू ने 2000 ओलंपिक के लिए पहले ही क्वालिफाई कर चुकी हैं। तो ज़्यादा ठीक है ना, आपसे यही उम्मीद है कि वो आपसे मीराबाई चानू वाली लाइन पूछेगा कि पेरिस ओलंपिक के लिए भारोत्तोलन से किसने क्वालिफाई किया है, ठीक है ना, ये आपसे पूछेगा। नेक्स्ट पॉइंट पे जाएंगे हम लोग, देखेंगे। देखो 1-2 लोग पूछ रहे हैं कि सर आपके गले की आवाज़ सही नहीं आ रही है। एक्चुअली देखो, जिनको पता होगा पता ही होगा, नहीं तो मैं यार 2-3 दिनों से बहुत ज़्यादा फीवर में चल रहा हूँ, तो बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है। आज तुम लोग के पढ़ाने और रेगुलरिटी के लिए यूँ समझो ना कि मतलब थोड़ा सा अच्छा लगा तो मैं नहा वहा करके चला आया, कि नहाने के बाद आधा 1 घंटा तो अच्छा लगता ही है, तो वो मैं आ करके क्लास ले लूँ। नहीं तो मैं सच बताऊँ तो आज मुझे मेरे दोस्तों ने और मैनेजमेंट ने कहा था सर आप 10 मिनट के लिए बस लाइव आ जाइएगा, क्योंकि बच्चे आपको खोजते हैं और मैं तुम लोग को खोजता हूँ। मैं अगर तुम लोग से कहूँ, तुम लोग कुछ लोग झूठ इस बात को मान सकते हो,
लेकिन लिटरली कल शाम को मैं जब 2 दिन क्लास नहीं ले पाया तो मेरी रोने जैसी स्थिति थी कि यार मैं क्लास नहीं ले पा रहा हूँ। फिर उस दर्द को छुपाने के लिए कल रेलवे अड्डा 247 चैनल हुआ था, 1 लाख का वो चैनल हुआ था। तो मुझे ये पता चला था कि केक कटेगा, तो मैंने कहा यार वो केक कटिंग सेरेमनी में मैं आना चाहता हूँ। तो सर लोग बोले सर हम लोग इसीलिए फ़ोन किए थे आप आ जाते। तो मैं आकर के खड़ा हुआ, क्योंकि जो काम आप सुबह शाम वर्षों से करते आ रहे हो अचानक से उसको आपको रोक दिया जाए तो आप गड़बड़ा जाते हो। वही मेरे साथ हुआ इन 2-3 दिनों में कि मैं मतलब हिल ही नहीं पा रहा हूँ बेड से। हाल ही में किस राज्य में परमवीर चक्र उद्यान, यार ये इंपॉर्टेंट बनेगा। परमवीर चक्र नाम जुड़ा है ना, सैन्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार परमवीर चक्र होता है। कैप्टन वीर अब्दुल हमीद उसमें से एक महान नाम जिनको ये मिला हुआ है। तो परमवीर चक्र का उद्घाटन किया गया तमिलनाडु में। यह है परमवीर चक्र। तमिलनाडु के जो राज्यपाल हैं उनका नाम याद रखना, RN रवि का, ठीक है ना, RN रवि का नाम जरूर याद रखना। ये RN रवि जी ने इस परमवीर चक्र का उद्यान का उद्घाटन किया है। इस उद्यान में जो हमारे देश के 21 परमवीर चक्र पुरस्कार विजेताओं की मूर्ति और उसके नीचे पूरा उसका डिटेल डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। तो कांची के महास्वामी विद्या मंदिर परिसर में परमवीर चक्र और एक्यम प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे, ये जरूर याद रखना, राज्यपाल वगैरह तो पेपर में पूछता ही रहता है। दिल्ली में आयोजित 56वीं राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप में पुरुष श्रेणी का खिताब निम्न में से किसने जीता है? पुरुष श्रेणी का खिताब निम्न में से किसने जीता है? तो दिल्ली में आयोजित 56वीं राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप पुरुष श्रेणी का खिताब महाराष्ट्र की टीम ने जीता है। ये लिखा है ना 56 नेशनल खो खो। ये मैं SSC, MTS और रेलवे, देखो CGL UGL में थोड़ा लॉजिकल करंट अफेयर रख देता है, लेकिन MTS का पेपर हुआ, रेलवे का हुआ, वो इस तरीके के क्वेश्चंस खूब पूछता है। तो याद रखेगा महाराष्ट्र की पुरुष और महिला टीम ने जीता 56वीं राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप। तो ये इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में खेला गया था, 56वां था। पुरुष और महिला दोनों ने ही इसको खिताब को जीत लिया है। बस अभी इतना ही याद रखिए इसमें। अफार ट्रायंगल किस महाद्वीप से संबंधित है जिसमें भूवैज्ञानिकों ने एक नए महासागर के विकसित होने की घोषणा की है? बताइएगा। अफार ट्रायंगल अब जियोग्राफी में खूब चर्चा में रहेगा। अफार ट्रायंगल किस महाद्वीप से संबंधित है जिसमें भूवैज्ञानिकों के एक नए महासागर के विकसित होने की घोषणा की है? सर ये है आपके अफ्रीका में, उसी से अफार लिया भी गया है, अफ्रीका से ही, ठीक है ना। खैर अब आपको ये बता रहे हैं, पूर्वी अफ्रीका में स्थित अफार ट्रायंगल बन सकता है पृथ्वी पर 6ठा महासागर। देखो जैसे कि ये जो पृथ्वी थी शुरू में ऐसे अगर आप देखो ना, आप कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, बिग बैंग थ्योरी, पृथ्वी की उत्पत्ति का अगर जियोग्राफी में शुरुआत में जाके पढ़ोगे तो पता चलता है कि एक पैंथलासा नाम का एक वो पैंजिया था, एक पैंजिया था जो कि पैंथलासा सी में आकर के गिरा। इस पैंथलासा सी के ऊपर पैंथलासा सी ने ये 2 तरीके की, ये पैंजिया है, ठीक है ना, पैंजिया ये कहा जाता है कि एक ये भी थियरी है पृथ्वी के उत्पन्न होने की। वो पैंथलासा सी में आकर के गिरा। अब इस पैंजिया के ऊपर 2 तरीके के फोर्स लगे पानी की वजह से, ठीक है। एक इधर से फोर्स लग रहा था और एक इधर से फोर्स लग रहा था। इसे हम कहे बॉयंसी फोर्स और इसे हम कहे टाइडल फोर्स। टाइडल फोर्स और बॉयंसी फोर्स ने इस पैंजिया को तोड़ दिया। तो जब तोड़ा तो ये पैंजिया कुछ इस तरीके का हो गया। अब देखो ये कुछ इस 2 भाग में टूट गया, इसके अंदर पानी चला गया, तो ये हो गया आपका टेथीस सी हो गया था। ये फिर आपका जो थोड़ा सा ऊपर आया, फिर ये अंगारा लैंड, गोदवाना लैंड, फिर इनके ऊपर बायंसी फोर्स और टाइडल फोर्स लगा, समझ रहे हो। तो फिर इनके अंदर दरार आना शुरू हो गया। तो कहीं अटलांटिक ओशियन बन गया, तो कहीं आपके गोदवाना लैंड का शुरू में भारत पार्ट हुआ करता था। इसको थोड़ा ऊपर बना लेना, नहीं कहोगे कि पानी में डूबा हुआ है सर। अब वही स्थिति फिर यहाँ निर्मित हुई है,
वही स्थिति फिर यहाँ निर्मित हुई है। पानी के लगातार फोर्स की वजह से एक बड़ा दरार नुमा क्रिएट होता जा रहा है। जाहिर सी बात है आज नहीं कल इनमें घुसेगा पानी, और जब जाएगा पानी तो फिर एक नया महासागर का क्रिएशन हो जाएगा। फिर लोग जब पानी हो नहीं, जहाँ पानी पहुँच जाए वहाँ सभ्यता पहुँच जाती है, समझ रहे हो ना। तो ये बनेगा। अफार ट्रायंगल ग्रेट रिफ्ट वैली का हिस्सा है और हॉर्न ऑफ अफ्रीका में स्थित है। आने वाले समय में हो सकता है यहाँ पे नए महासागर का जन्म स्थान हो जाए। तो हजारों वर्षों बाद लोग कहेंगे 2023-24 में अड्डा वाले करंट अफेयर पढ़ रहे थे कि ये होगा, और देखो हो गया। समझ रहे हो। तो तुम लोग एक इतिहास बनते हुए देखोगे। अगले पॉइंट पे आते हैं। खैर, बांस से बनी जापी नामक टोपी किस राज्य से संबंधित है जिसे हाल ही में जीआई टैग दिया गया? जीआई टैग से आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये डी ऑप्शन असम सही है। डी ऑप्शन असम सही है। असम में बांस से बनी जापी नामक टोपी को जीआई टैग मिला है। आज जीआई टैग से अगर मैं आपको समझाना चाहूं तो मैं पिछले 2-3 दिनों से लेटे लेटे किया क्या कि खाली चेक किया कि करंट अफेयर में क्या अपडेट चली। भाई पिछले दिनों में 56 वस्तुओं को जीआई टैग मिला है। जीआई टैग, ऐसी 56 चीजें हैं जिनको जीआई टैग। एक क्वेश्चन में तो ये कंप्लीट ही नहीं हो सकते हैं। इनके लिए द 10 मिनट शो लेना पड़ेगा, एक पूरा कि द 10 मिनट शो अगर इनके ऊपर लिया जाए तब जाकर के कहीं ये जीआई टैग कंफर्म हो पाएंगे। तो चूंकि मैं बता ही रहा हूं कि थोड़ा तबीयत अच्छी नहीं चल रही है, तो जो शाम 7 से 8 की मैं क्लास लेता हूं, संभव है कि आज मैं द 10 मिनट शो इस मुद्दे पे ले लूं या कोई और, क्योंकि पूरा 1 घंटा नहीं पढ़ा पाऊंगा अभी मैं। तो आज शाम 7 से 8 में आप लोग प्लीज 7:05 तक लाइव आ जाइएगा, क्योंकि 10-15 मिनट की ही क्लास होगी जिसमें मैं द 10 मिनट शो लूंगा, एक कोई कवर करूंगा एक टॉपिक। ठीक है। तो असम के ये उत्पाद जिन्हें हाल ही में जीआई टैग दिया गया है, देख लो। अब एक असम के इतने उत्पाद हैं जिनको जीआई टैग दिया गया है। ऐसे कर करके 56 ऐसे उत्पाद हैं, ठीक है ना। 56 ऐसे उत्पाद हैं जिनको दिया गया है, और अन्य अन्य राज्यों में भी हैं। 56 से 60 के बीच में संख्या ऐसे लिखी हुई थी, 56 से 60। मैक्सिमम 60 है, मिनिमम 56 है। 4 इसलिए कम कहा गया है क्योंकि जिस दिन तक ये सूचना छपी थी उस दिन तक उन्हें मिला नहीं था। ये था कि वो भी गए थे, तो अब हो सकता है अब उन 4 को भी दे दिया गया हो। ठीक है। देखो, असम के उत्पाद जिन्हें हाल ही में जीआई टैग दिया गया, कितने सारे दिए गए हैं। 3 अप्रैल, अब ये पीडीएफ तो आप लोग को मिल ही जाएगी, लेक्चर के 1 घंटे बाद इसको सर्च मतलब मिल जाएगी आपको। 3 अप्रैल को भारत के पहले फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ की कौन सी जयंती मनाई गई? सैम मानेकशॉ जी की 110वीं जयंती मनाई गई। इनके ऊपर एक मूवी भी आई थी, आप लोगों ने, कुछ लोगों ने देखा होगा। 3 अप्रैल 2024 को भारत के पहले फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ जी की 110वीं जयंती मनाई गई है। ये मानेकशॉ भारत के एक बहुत ही प्रतिष्ठित सैन्य अधिकारी थे, और 1973 में भारत बांग्लादेश युद्ध में ये भारत के पहले 72 में ही फील्ड मार्शल बने थे, और बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी इन्होंने। हालांकि इनका पूरा नाम सैम होमुस जी फ्रामजी जमशेद जी मानेकशॉ था, ठीक है ना। सैम मानेकशॉ इन्हें शॉर्टकट में कहा जाता था। एक गोरखा सैनिक ने उन्हें उनकी बहादुरी के लिए सैम बहादुर कहकर पुकारा था, जिसके बाद से उन्हें सैम बहादुर के नाम से ही फेमसली जाना गया था। ठीक है। पारसी परिवार से संबंध रखते थे, और ये स्टैटिक जीके में कई बार पूछता है कि भारत के पहले फील्ड मार्शल का नाम बताइए, तो सैम मानेकशॉ जी था। अगला पॉइंट देखते हैं कि अगला पॉइंट क्या है। नेक्स्ट, हाल ही में भारत की पहली अंतरिक्ष उड़ान की 40वीं वर्षगांठ मनाई गई। इस अंतरिक्ष उड़ान को किस भारतीय के लिए याद किया जाता है? इस अंतरिक्ष उड़ान को राकेश शर्मा जी के लिए याद किया जाता है, जो भारत की तरफ से गए थे। ये मध्य में राकेश शर्मा जी खड़े हैं। तो अभ्यास गगन, ठीक है ना, राकेश शर्मा जी की 40वीं वर्षगांठ मनाई गई 3 अप्रैल को, भारत की पहली अंतरिक्ष उड़ान की। एक्चुअली आपको याद हो तो जो कल बीता हुआ दिन था, 1984 में सोयूज नामक, अच्छा ये भी बता दूं, ये 2-3 आपको यान के नाम जरूर याद रखने हैं। जैसे अपोलो 11, वो आपसे ऐसे पूछेगा कि कल्पना चावला किस यान से गई थी। ठीक उसी तरीके से आपसे ये भी पूछ देगा
कि जो राकेश शर्मा जी थे वह किस यान से गए थे, तो इनका नाम है सोयूज T11 अंतरिक्ष यान से गए थे। ये नाम जरूर याद रखना, ये मैंने देखा है रेलवे के एसएससी के पेपर में स्टैटिक में ये खूब कई बार पूछा हुआ है। तो ये तो उन्हीं की याद में ये मनाया गया है, आपके मतलब पहली उड़ान की याद में। और यहीं से इंदिरा गांधी जी ने पृथ्वी से पूछा था राकेश शर्मा से अंतरिक्ष में जाने पे कि ऊपर से भारत कैसा दिखता है, तो राकेश शर्मा जी ने जो जवाब दिया था सारे जहां से अच्छा, वो आज तक हम लोगों के लिए गोल्डन वर्ड्स हैं कि सारे जहां से अच्छा दिखता है भारत अंतरिक्ष से, अगर भारत को देखा जाए तो ये हैं आपके राकेश शर्मा जी। उन्होंने 7 दिन 21 घंटे और 40 मिनट बिताए और उनकी उड़ान के साथ भारत बाहरी अंतरिक्ष में भेजने वाला 14वां देश बन गया था। ठीक है ना। चलिए तो अगले पॉइंट पे, और राकेश शर्मा जी को यूएसएसआर की मदद से गए थे, तो यूएसएसआर ने हीरो ऑफ द सोवियत यूनियन के सम्मान से सम्मानित किया गया है। राकेश शर्मा आज तक एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें रसिया ने इस सम्मान से यूएसएसआर ने सम्मानित किया है, तो ये आप थोड़ा ध्यान रखेंगे। अगले पॉइंट पे आते हैं। तो राकेश शर्मा जी की याद में नोवाक जोकोविच एटीपी रैंकिंग में दुनिया के सबसे उम्रदराज नंबर 1 खिलाड़ी बनने के लिए किस प्रसिद्ध खिलाड़ी का रिकॉर्ड तोड़ देंगे, तो वो रिकॉर्ड तोड़ेंगे रोजर फेडरर का। ये है नोवाक जोकोविच। ये इन टर्म्स ऑफ एज इन्होंने अपना करियर के नंबर 1 के रूप में अपना 419वां सप्ताह शुरू किया है। दूसरे स्थान पे रोजर फेडरर है, 310 सप्ताह से 109 सप्ताह आगे हो गया, अब तो मतलब बहुत बड़ा अंतर हो गया है। ठीक है ना। तो सबसे उम्रदराज विश्व नंबर 1 कौन बन जाएंगे, आपके रोजर फेडरर जी। अच्छा, आजकल जो ये मैं देख रहा हूं कई जगह ऐसा हो रहा है जिनकी उम्र धीरे धीरे बढ़ती जा रही, कमाल करते जा रहे हैं, और युवा पता नहीं कैसे। जैसे अब देखो भारतीय क्रिकेट टीम की स्थिति देख लो, विराट कोहली, महेंद्र सिंह धोनी, रोहित शर्मा जी, उम्र बढ़ रही है, कमाल करते जा रहे हैं। अच्छा, आप लोग मतलब इसको अन्यथा न ले, पहले तो मैं क्षमा मांग लूं, बस मतलब मैं समझाना चाहूंगा। राहुल गांधी जी दिन पर दिन अब आप देखिए वो कितना अच्छा वक्ता होते जा रहे हैं, आप जो कार्य कर रहे हैं सराहनीय है। और मोदी जी, उनको ले लीजिए, नोवाक जोकोविच इन्हें ले लीजिए, अमिताभ बच्चन उन्हें ले लीजिए, सही कह रहे हैं कि नहीं, एलन मस्क को, मुकेश अंबानी जी को, उम्र बढ़ने के साथ साथ तो मतलब अच्छा करते जा रहे हैं, बहुत ही बेहतर होते जा रहे हैं। और युवा लोग थोड़ा सा ध्यान शायद भटक रहा है उनका, इधर उधर में रह जा रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है क्या कर रहे हैं, कुछ तो बहुत बेहतर भी कर रहे हैं। तो ये है, ठीक है ना, ये सब है। अगला पॉइंट, तो नोवाक जोकोविच उम्र बढ़ने के साथ आगे ही बढ़ते जा रहे हैं। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 का ये तो रिजल्ट दिया हुआ है कि भाई एक बार दोहरा लो, क्योंकि अभी तो बस ऑस्ट्रेलियन ओपन हुआ है, अब दोनों तीनों और होंगे। पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली एकमात्र भारतीय महिला कौन बनी है भारोत्तोलन में, मीराबाई चानू। ठीक है ना, मीराबाई चानू जी, ये आप ध्यान रखेंगे, मीराबाई चानू। ये हम लोग अभी पढ़ भी चुके थे पिछले क्वेश्चन में। हालांकि अभी इन्होंने IWF फुकेट वाले प्रतियोगिता में कोई पदक जीतने में थोड़ा सा ये कामयाब न हो पाई, लेकिन बावजूद इसके ये पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय महिला मुक्केबाजी में इस वर्ष के लिए बन गई हैं। 29 वर्षीय मीराबाई चानू जी ने ये ग्रुप बी में तीसरा स्थान हासिल किया और इस तरीके से ये बन गई हैं। ठीक है, अगले पॉइंट पे जाएंगे। निम्न में से किसे हाल ही में मिस्र के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है? मैं आपको बता दूं, ये मैं आपको 2 और 3 तारीख का करंट अफेयर पढ़ा रहा हूं। ये 4 अप्रैल वाला करंट अफेयर अभी 9 बजे पढ़ाऊंगा, 15-20 मिनट में, अभी 9 बजे AM पर। कहां पे? रेलवे अड्डा 247 पे। ठीक है ना, क्योंकि मैं लगातार थोड़ा देर तक क्लास नहीं लेना चाहता। रेलवे अड्डा 24/7, प्लीज आप लोग 15-20 मिनट के लिए 9 बजे एक बार लाइव आइएगा रेलवे अड्डा 247, क्योंकि अब वहां भी मैं रेलवे के क्वेश्चंस पढ़ाता हूं, लेकिन चूंकि अभी मैं खुद 2 दिन से सही नहीं हूं तो मैं क्या ही बोलूं, तो इसलिए मैं इसको थोड़ा वहां पे पढ़ा दूंगा। तो इसका राइट आंसर है अब्देल फतेह अल सीसी, मिस्र के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। ये हैं अब्देल फतेह अल सीसी जी। ऐसा नहीं है कि ये पहली बार चुने गए हैं, ये मिस्र में बड़े ही लोकप्रिय हैं और ये तीसरी बार मिस्र के राष्ट्रपति बने हैं। ठीक है ना।
मिस्र से भारत के संबंध अच्छे चल रहे हैं और ये एक अच्छा है कि ये भारत के समर्थन में कई बार खड़े रहते हैं अब्देल फतह अल सीसी जी। और शुरू में ये खुफिया जनरल के रूप में कार्य कर रहे थे, फिर जैसे नहीं अभी अजीत डोभाल जी, वैसी कंडीशन में लगभग ये मिस्र के थे 2013 में। उसके बाद से फिर लगातार ये आते गए सत्ता में, लोकप्रिय होते गए और आते गए सत्ता में। अब ये 2030 तक अपने पद पर बने रहेंगे, ठीक है ना। चलिए अगले पॉइंट पे जाते हैं। ये तो हम लोग पढ़ चुके हैं, लेकिन वही है कि रिवीजन। वॉन गेथिंग वेल्स के पहले अश्वेत नेता, प्रबोवो सुबियांतो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति, साइमन हैरिस आयरलैंड के प्रधानमंत्री, लुइस मोंटेग्रो पुर्तगाल के प्रधानमंत्री, बसीरो दियामयो सेनेगल के नए राष्ट्रपति। ऑस्कर विजेता टीम मैकवर्न का 68 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वे किस देश से संबंधित थे? अमेरिका से। लेकिन एक ये टीम मैकवर्गन और आपके कन्नमैन जो कि ऑस्कर विजेता हैं, जिनको मैंने 2 दिन पहले, ये दो वो आपके नोबेल विजेता। तो जब निधन में भी ना तुम लोग थोड़ा ये ध्यान दिया करो कि कौन ऑस्कर जीता है, कौन नोबेल जीता है, या ये मुख्यमंत्री राज्यपाल है, ऐसे क्वेश्चन पे ज़्यादा फोकस किया करो। खैर, ऑस्कर विजेता है टीम एम का 68 वर्ष की आयु में निधन हुआ है। और ये मतलब विजुअल इफेक्ट्स के जनक के रूप में भी इनको देखा जाता है, जिन्होंने विजुअल इफेक्ट्स को क्या किया था कि सामने लाया दुनिया के अच्छे से, ठीक है। तो टीम मैकवर्न टोटल रिकॉल के लिए ऑस्कर मूवी का अवार्ड इन्होंने जीता था। मैकवर्न टोटल रिकॉल के लिए ऑस्कर मूवी का अवार्ड इन्होंने जीता था। खैर, हाँ, ये 2024 वाला तो एक बार दोहरा ही लो भैया। ऑस्कर तो पूछ ही सकता है कि बेस्ट पिक्चर ओपेनहाइमर है, बेस्ट एक्टर किलियन मर्फी हैं और बेस्ट एक्ट्रेस एमा स्टोन है। ये 3-4 चीज़ें जरूर, और उसमें भी या तो ये और या तो ये पूछेगा कौन सर? एसएससी से मुझे कम उम्मीद है, ये रेलवे ज़्यादा पूछ सकता है। और आपको पता है रेलवे का आरपीएफ का फॉर्म आने वाला है आपके कब? 15 अप्रैल को आरपीएफ का फॉर्म आ जाएगा। सीएचएसएल का फॉर्म आज कल में कभी भी आ सकता है। आना तो उसे 2 अप्रैल को ही चाहिए था, लेकिन एसएससी ने आजकल एक नियम बना लिया है 2-4 दिन आगे पीछे फॉर्म को कर देता है, ताकि उत्साह बना रहे, वेट लोग करते रहें। ऐसा भी क्या कि बोल दिया हम 4 बजे आ रहे हैं और 4 बजे पहुंच गए, अचानक 4:20 पे आए या 3:45 बजे आ गए तो मजा आ जाए, अरे गजब आ गए। तो आजकल एसएससी का हक बनता है भाई, पिछले 2-3 साल से उसने कैलेंडर सही कर दिया है, जब कह रहा है तभी एग्जाम ले रहा है, जब कह रहा है तभी रिजल्ट दे रहा है, तो वो उसका हक बनता है, थोड़ा वो आनंद ले रहा है। 1-2 दिन में वो आ ही जाएगा। हो सकता है हम लोग बात कर रहे हो, स्टूडियो से बाहर लो सीएचएसएल का नोटिफिकेशन आ गया, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है ना। या हो सकता है परसों रात में दे दे, कल जब भी। T20 क्रिकेट में 7000 रन बनाने वाले पहले भारतीय विकेट कीपर बल्लेबाज महेंद्र सिंह धोनी जी बने हैं, ठीक है। महेंद्र सिंह धोनी, देख लीजिए माही भाई को आप लोग उस दिन जब इनकी टीम मैच हार रही थी, सीएसके खुश हो रही थी क्योंकि धोनी मार रहा है, तो मुझे भी अच्छा लगा। व्यक्तिगत तौर पे मैं भी इनका बहुत सम्मान करता हूं। इन्होंने इंडिया को विश्व कप दिलाया और एक मजबूत टीम के रूप में रखा टीम इंडिया को। हालांकि मैं फिर भी इसमें मुझे कोई संकोच नहीं कि मेरे फेवरेट खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर हैं। ये लोग मुझे अच्छे लगते हैं, मुझे मतलब दिल से पसंद करता हूं इन्हें। लेकिन एक होता है ना फेवरेट, मेरे तो फेवरेट सचिन तेंदुलकर है। उसके बाद से मेरा क्रिकेट से थोड़ा इंटरेस्ट हटा भी। तो महेंद्र सिंह धोनी T20 में 7000 रन बनाने वाले धोनी जी पहले भारतीय विकेट कीपर बन चुके हैं। वर्तमान में 42 वर्ष इनकी आयु है, ठीक है ना। तो T20 क्रिकेट की ये बात मैं कर रहा हूँ, ठीक है। ऐसे वनडे में तो ज़्यादा है, ठीक है ना। तो इस तरह धोनी भारत के साथ एशिया के भी पहले विकेट कीपर बल्लेबाज है जिन्होंने T20 क्रिकेट में 7000 रन का आंकड़ा छुआ है, ठीक है ना। 7000 रन का आंकड़ा छुआ है। तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखिएगा। हालांकि अभी भी T20 में आप देख सकते हैं कि जोस बटलर और क्विंटन डिकॉक आगे चल रहे हैं। और जिस हिसाब से लोग कह रहे हैं कि धोनी जी संन्यास ले लेंगे, तो हमें पता नहीं अभी इस वाले आईपीएल में 500 रन और बनाएंगे कि नहीं। लग रहा है यही फर्स्ट पे रह जाएगा क्विंटन डिकॉक,
सही नहीं कह रहे हैं? अब ये लोग तो बना ही नहीं पाएंगे, ये दोनों देख लेना बहुत जल्दी संन्यास ले लेंगे। जो अब धोनी जी का भी देख ही रहे हो, या तो ये और यही। अब इतने रन का भी अंतर कम नहीं होता है, 1-1 साल लग जाते हैं 1-1 हजार रन बनाने में। 12,000 T20 रन बनाने वाले पहले हैं विराट कोहली, लेकिन ओवरसीज में 14,562 क्रिस गेल। क्रिकेट के प्रशंसक आप लोग ये रिकॉर्ड देख लें। 150 T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाले पहले पुरुष क्रिकेटर रोहित शर्मा हैं, ठीक है ना। 300 से अधिक रन बनाने वाले, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 300 से अधिक रन बनाने वाली इतिहास की पहली पुरुष टीम नेपाल की है। 2020 में 300 से ज्यादा नहीं, तो अभी वो तुम लोग 277 वाला रिकॉर्ड याद रखते और ऑप्शन में नेपाल आ जाए कि इनमें से किस टीम ने सर्वाधिक T20 का रिकॉर्ड रखा है। अब उसमें नेपाल का नाम दे दे, सनराइजर्स हैदराबाद का नाम दे दे, चेन्नई का दे दे, एक आध वेस्ट इंडीज का दे दे, किस टीम ने। तो मुझे उम्मीद है बहुत सारे लोग भूल गए रहेंगे कि बाप रे बाप, वो अभी कुछ ही दिन पहले तो मुंबई इंडियन को हराई है, धड़ से टिक मारेंगे, -1/4 लेके आ जाएंगे। तो नेपाल वाले 300 रन बना दिए थे, ठीक है। क्रिकेट में शतक लगाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज वो सुरेश रैना है। इनको मिस्टर IPL भी कहा जाता है। निम्न में से किसे हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिकल इंजीनियर्स के 33वें महानिदेशक के रूप में चुना गया है? इनका तो व्यक्तिगत तौर पे मैं भी सम्मान करता हूं, जानता हूं इनके बारे में, JS सिदाना जी को। चूंकि हम लोग जब इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कर रहे थे, इनकी क्या कहा जाता है, बुक में नाम आते थे। कई ऐसे बुक्स थे इलेक्ट्रॉनिक्स के जिनमें इनका नाम रहता था, JS सिदाना जी। अब ये वर्तमान में मैकेनिकल इंजीनियर्स के 33वें महानिदेशक बन गए हैं। तो ये लेफ्टिनेंट जनरल हैं, आर्मी में रहे हैं। 1985 में ये खड़गवासला के पूर्व छात्र हैं। उसके बाद जैसे आर्मी का भी अपना इंजीनियरिंग कॉलेज होता है, तो EME के मिलिट्री कॉलेज के कमांडेंट के पद पर थे, ठीक है। अगला पॉइंट, जूडीथ सुमिनवा तुलुका को हाल ही में किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है? बताइएगा। पहली महिला प्रधानमंत्री। आज मैं पिछले 2-3 दिनों का बस कवर करा रहा हूं, थोड़ा एनर्जी के साथ। कल से पढ़ा जाएगा, आज थोड़ा और रिलैक्स दे दूं कि बीमार न पड़ूं। और जूडीथ सुमिनवा तुलुका को हाल ही में किस देश की महिला प्रधानमंत्री के रूप में? कांगो रिपब्लिक, ठीक है ना। तो ये है जूडीथ सुमिनवा तुलुका, बनी कांगो की पहली महिला प्रधानमंत्री। चूंकि पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है इसलिए ये इंपॉर्टेंट बनेगा। तो आपको ऐसे याद रखना होगा कि जूडीथ बनी कांगो की प्रधानमंत्री। जूडीथ पूरा नाम कई बार मत याद रखा करो, लेकिन अगर जब भी किसी लंबे नाम की बारी आती है, कभी आप पढ़ रहे हैं करंट अफेयर या GS पढ़ रहे हैं, आपको कोई बड़ा लंबा विदेशी नाम मिलता है, उस केस में क्या किया करो, पहला और आखिरी याद किया करो। क्योंकि कभी कभी एग्जामिनर या तो इधर से नाम शुरू करके यहां खत्म कर देता है, या यहां से शुरू करके यहां खत्म कर देगा। उस केस में तुम सुमिनवा स्किप कर जाओ, लेकिन जूडीथ तुलुका ये 2 याद रहेगा तो ऑलमोस्ट आपके क्वेश्चन सही होंगे। और कैपेसिटी है तो भाई पूरा याद कर जाइए, सही होंगे। और कैपेसिटी है तो भाई पूरा याद कर जाइए, ठीक है। अगला पॉइंट, विभिन्न देशों की पहली महिला प्रधानमंत्री, ठीक है ना। तो ये तो स्टैटिक पोर्शन है, ये आपको PDF के रूप में मिलेगा। कांगो की राजधानी किसानसा है, ये जरूर याद रखेंगे। निम्न में से किस दिन विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस मनाया जाता है? विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस, तो विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस 2 अप्रैल को मनाया जाता है, ठीक है ना। ऑटिज्म, वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे मनाया जाता है 2 अप्रैल को आपका। अगला देखते हैं क्या है क्वेश्चन। सांझी क्राफ्ट किस स्थान से संबंधित है जिसे हाल ही में GI टैग दिया गया है? भाई मैंने कहा पिछले 2-3 दिनों में 60 वस्तुओं को GI टैग दिया गया है, और आज शाम मैं द 10 मिनट शो लूंगा शाम 7 बजे, उसमें मैं इसको थोड़ा कवर करने की कोशिश करूंगा, या कोई एक ऐसा टॉपिक द 10 मिनट शो में रहेगा, 2 मिला दूंगा, इंपॉर्टेंट GI टैग या जो भी। लेकिन आज शाम 7 बजे पूरी क्लास 1 घंटे की नहीं रहेगी, द 10 मिनट शो रहेगा। मथुरा, सांझी क्राफ्ट किस है जिसे हाल ही में GI टैग दिया गया? तो मथुरा से संबंधित है। ये है सांझी क्राफ्ट जिसमें भगवान श्री कृष्ण और राधा जी को दर्शाया गया है, गोपियों को दर्शाया गया है, गायों को दर्शाया गया है। ये ब्रज की कला है, ठीक है ना। ब्रज भगवान श्री कृष्ण का जो क्षेत्र माना गया, राधा कृष्ण के प्रेम का, भगवान श्री कृष्ण जी और राधा जी के प्रेम की
लीलाओं का प्रतीक है ये, ठीक है ना। तो ये आप याद रखिएगा। तो सांझी क्राफ्ट को मथुरा से जीआई टैग दिया गया, मथुरा का पहला उत्पाद बना, जीआई टैग प्राप्त करने वाला। अब चूंकि ये बात याद रखना, मथुरा का, अब मथुरा चर्चा में तो रहता है पर आपके धार्मिक स्थल है, वहां का ये पहला उत्पाद बना है। तो ये एग्जाम के लिए, जैसे जीआई टैग 60 को मिला है, तो क्या 60 चीजों का जीआई टैग आपसे पूछ देगा? नहीं। अब असम में 19 को मिला है, तो असम का कोई नहीं पूछेगा, वो असम से पूछ सकता है कि 19 को मिला है कि 21 को मिला है कि 23 को, या नन ऑफ दीज, ऐसा क्वेश्चन बनाएगा। अब जिसको याद होगा वो टिक मार लेगा। इनका तो एक ही है ना, अब वो भी पहला है, तो इनका पूछ सकता है। इस तरह मतलब याद करते समय भी थोड़ा ध्यान देंगे, ठीक है ना। अच्छा, हमें बनारसी पान बता रहे हैं कि सर बनारसी ठंडई को भी जीआई टैग मिला है। लल्ला, मैं 2 दिन से तबीयत नहीं सही होने की वजह से इतना अपडेट नहीं हो पाया हूं, लेकिन आज हो जाऊंगा। जो बता रहे हैं बनारसी पान जी की 15 उत्तर प्रदेश के 15 में से 6 बनारस, तो बनारस की ठंडई अच्छी होती है, लेकिन फिर भी मैं व्यक्तिगत सलाह दूंगा आपको कि अगर आप बनारस में जाएं तो ठंडई वहाँ बोल दिया करे कि नॉर्मल ठंडई, नहीं भांग वांग घोल के विश्वनाथ मंदिर के पास भी दे देते हैं, क्योंकि भांग वहाँ चढ़ता है थोड़ा प्रसाद के रूप में। तो जो लोग नहीं, थोड़ा भी तो दिक्कत ना हो जाए उनके लिए। तो जब भी आप बनारस जाएं और गोदौलिया के क्षेत्र में जाएं, तो प्रॉपर विश्वनाथ मंदिर परिसर का वो लगभग क्षेत्र है, तो वहाँ पे आप प्रॉपर बोलें कि नॉर्मल ठंडई दीजिए। अब आपका इच्छा हो भांग खाने की, तो वो अब आपको कोई क्या ही कर सकता है, लेकिन सलाह तो मेरी यही रहेगी, नॉर्मल ठंडई पिए, अच्छा लगता है, टेस्ट अच्छा उसका होता है, ठीक है। तो खैर, वाराणसी जीआई टैग वाली वस्तु को सबसे आगे निकल गया है, जिसके पास 30 जीआई प्रमाण हैं। ये लो, देखे मोदी जी के हमारे यहाँ का सांसद होने का फायदा वाराणसी। अब इस बार चुनाव होगा तो पहुंचना ही पड़ेगा, ठीक है ना। 69 जीआई टैग वाले उत्पादों के साथ उत्तर प्रदेश अब तमिलनाडु से आगे निकल गया है, जिसके 58 जीआई टैग हैं। देख लो, यूपी वालों खुश हो लो, ठीक है, यूपी वालों खुश हो लो, तुम्हारे पास 69 जीआई टैग है। तो भारत में इस समय अपडेटेड ये हो गया कि सबसे ज्यादा जीआई टैग उत्तर प्रदेश के पास है। अब उत्तर प्रदेश में भी हमको लगता है जिला में कहीं वाराणसी न निकल गया हो, ठीक है ना। हाई है वाराणसी, देखो अकेले 30 ठो लिए बैठा है। हम लोग अभी कुछ दिन पहले की अगर बात याद करो तो लंगड़ा आम, बनारसी पान, बनारसी साड़ी, ये सारी चीज़ों को, एक हमारे स्टूडेंट हैं बनारसी बाबू, इनको भी हम क्लास का जीआई टैग दे दे कि इनको बनारस का जीआई टैग दे दिया जाए कि बनारसी बाबू आशुतोष सर के क्लास के जीआई टैग प्राप्त स्टूडेंट है। बनारसी नाम पान लिखा हुआ है, बनारसी पान नाम में है, तो इनको स्टूडेंट का जीआई टैग दे दिया जाए, चलिएगा। तो हाँ देखो, बनारसी ठंडई, अच्छा मैं व्यक्तिगत तौर के लिए एक बार देख लूँ, अगर आप लोग बुरा न माने, कम से कम मुझे अपने राज्य अपने जिला का तो पता रहे यार। भित्ति चित्र, बनारसी सहनाई, बनारस लाल पेड़ा, हाँ यार ये तुम लोग को बता रहा हूं, ये अगर लाल पेड़ा तुम लोग कभी लो, लाल पेड़ा, तो संकट मोचन मंदिर के अंदर जा करके, ठीक है ना, ये आप लोग के लिए कभी अगर आपके परिवार का कोई यहाँ गया, संकट मोचन मंदिर के अंदर का जो लाल पेड़ा होता है, मंदिर के अंदर परिसर में बिकता है, खा के देखना, बहुत अच्छा होता है। बनारसी ठंडई अगर पीना है तो फिर ये एक जगह है गोदौलिया, ठीक है ना, गोदौलिया, ये विश्वनाथ मंदिर के आसपास पड़ता है, वहां का पी करके देखना। अगर तुम्हें बनारस में कभी लस्सी पीनी है, ये भी ठंडई का एक रूप है, तो वो एक जगह है रामनगर, ठीक है ना, यहाँ पे किला पड़ता है, वहां का पी करके देखना। हर जगह नहीं उतनी अच्छी मिलेगी जितनी रामनगर में। अगर तुम्हें बनारसी पान, ठीक है ना, बनारसी पान खाना है, लगभग ऑलमोस्ट हर जगह अच्छा मिलेगा, लेकिन ये खाने के लिए जहां BHU है, BHU के पास रविदास गेट के पास एक पान वाले हैं केशव, उनके क्या जाकर के खाना। अब ये जीआई टैग वाले हैं, इसलिए मैं नहीं चाहता हूं कि आप गली मोहल्ले से कहीं खा ले आकर बनारस का पान अच्छा नहीं था तो पेड़ा अच्छा नहीं था, सही जगह से खाओ तो, ठीक है ना। तो ये करना कभी, मैं तुमको ये सलाह दे रहा हूं कि अगर आप कभी बनारस जाएं तो यहीं से आप पिए। ये रामनगर के पास यहाँ पे किला है, किला के पास 2 लस्सी वाले हैं, एक बहुत फेमस है, एक नॉर्मल है, दोनों अच्छा देते हैं, ठीक है ना। अगले
पॉइंट पे जाएंगे, ठीक है। चलो अगले पॉइंट पे जाते हैं। तो मैं यहाँ बनारस जब भी 4 महीने में जाता हूँ, मैं यहाँ पान खाता हूँ, मैं यहाँ से पेड़ा ला के अपने फ्रिज में रखता हूँ, और मैं इसी बार गया तो ठंडाई भी पिया था, और ये तो किला लस्सी ठीक ही अच्छी है, तो जाइए आप लोग भी एक बार। हाँ, एक को लिख रहा है सर ऐड कर रहे हैं, क्यों? ये तो तुम लोग को भी करना चाहिए। रीजन है भाई, हम जिस जिला से हैं, हम जिस राज्य से हैं, हम जिस देश से हैं, अगर हम उसके बारे में ना बताएं, उसके पर्यटन के बारे में ना बताएं, तो काहे के हम हैं? सही कह रहे हैं। ये दुकान वाले कुछ लगते थोड़ी होंगे, लेकिन हाँ, अपने राज्य, अपने जिला, अपने देश को अच्छा बताना गर्व की अनुभूति देता है। चलिए अगले पॉइंट पे आते हैं। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? आरबीआई, ठीक है ना। तो आरबीआई जो है वो बी ऑप्शन 89वां, ठीक है ना, 89th। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? 89th दिवस मनाया गया, स्थापना दिवस। और 89 का एक सिक्का भी जारी किया गया, 1 अप्रैल को ये मनाया गया था। और 90वें वर्ष में प्रवेश करने पर आरबीआई @90 नाम का कार्यक्रम भी आयोजित किया गया था। तो ये है, आरबीआई 1 अप्रैल 1935 को अपना परिचालन शुरू किया था, और 2024 में अपने 90वें में प्रवेश किया है, तो 91वां मनाया गया है। और 2024 में अपने 90वें में प्रवेश किया है, तो 91वां मनाया गया है। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा उभरते कोरोना वायरस की निगरानी के लिए शुरू की गई वैश्विक प्रयोगशाला का नाम क्या है? ठीक है ना। तो वैश्विक प्रयोगशाला का नाम है कोविनेट, ठीक है ना। कोविनेट नाम से एक नया वैश्विक प्रयोगशाला शुरू किया गया है, ताकि दोबारा कोरोना की समस्या ना आ सके, ठीक है ना, दोबारा कोरोना की समस्या ना आ सके। तो मैं बड़ा खुल के कहूँ कि आज 25 क्वेश्चन पे रोकेंगे, और तबीयत ना अच्छी होने की वजह से अब आज मेरे पास करीब 40 क्वेश्चन हैं। तो यहाँ से यहाँ के जो 15 फ्रेश क्वेश्चन हैं 4 अप्रैल वाले, वो मैं अब थोड़ी देर बाद 9 बजे 9 AM पर, ठीक है ना, रेलवे अड्डा 247 पे पढ़ाऊंगा। एक बार तुम लोग आ जाना, 15-20 मिनट में ख़त्म कर दूंगा। रेलवे अड्डा 24/7 पर, ठीक है ना, 24/7 पे प्लीज़ यहाँ पे आ जाना। अभी आज मैं 10 मिनट का एक गैप लेना चाहता हूँ, मतलब बहुत गला सूख रहा है यार। अब जब से ये 2 दिन से बुखार हुआ ना, खूब प्यास लग रही है बस मुझे। तो मैं पानी वानी पी के 10 मिनट में दूसरे चैनल पे रेलवे अड्डा 247 पे लाइव रहूंगा। प्लीज़ आप लोग एक बार आ जाना। तो उस चैनल का भी आप लोग के हाथों में चाहता हूँ उद्घाटन हो जाए, क्योंकि आज शायद मैं वहाँ डे फर्स्ट पढ़ाऊंगा। और अगर आज आप लोग वहाँ आओगे 15 मिनट के लिए, तो मैं आज उस चैनल पे आपके लिए एक बड़ा अनाउंसमेंट करूँगा। वो कोर्स नहीं होगा, बुक नहीं होगा, मतलब आपको अच्छा लगेगा वो अनाउंसमेंट 15-20 मिनट के लिए, ठीक है ना। तो मैं उम्मीद करता हूँ सभी लोग आ रहे हो। और एक बात और शेयर करनी थी यार, जो मेरे मन में आता है ना मैं कर लेता हूँ। मैं अच्छा नहीं पढ़ाया आज, मतलब मुझे संतुष्टि नहीं मिली पढ़ा करके, समझा करके, और भले उसकी वजह मेरी तबीयत हो, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगा। मतलब मैं पढ़ाए जा रहा था तुम लोग को, और मन में सोचे जा रहा था ये एक्सप्लेनेशन थोड़ी होता है, ऐसे थोड़ी पर पढ़ाते हैं। तो मैं जो कि खुद वो महसूस कर रहा हूँ, अब भले उसका एक रीज़न तबीयत हो मेरा, मैं 2-3 दिन से बहुत बुखार में चल रहा हूँ, लेकिन मज़ा नहीं आया। मैं कोशिश करूँगा कि आज मैं ज़्यादा अच्छा हो जाऊँ, ये सब जो वीकनेस वगैरह लग रहा है ख़त्म हो जाए, तो मैं कल अपना 100% दे सकूँ, ठीक है। तो क्षमा करिएगा आज के लिए, लेकिन 9 बजे यहाँ हम लोग 15 मिनट के लिए मिलेंगे, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय।